नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डी की में। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन की, जो कि आपकी सीटेट और अन्य टेट एग्जाम जिनकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पेपर फर्स्ट के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आज वही प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी और अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें एक पाठ है और उस पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये जो कहानी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है और वे जब उनका निधन हुआ था उस समय वे क्या भारत के कौन से पद पर थे। तो यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति थे, या भारत के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, यहाँ पर उनका जो पद था वो था भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर के 1969 तक रहा। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इनके दौरान ही 3 मई 1969 को इनकी इनकी मृत्यु हो गई थी। और पर्यावरण के क्षेत्र में इनके द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि ये कक्षा 5 के पर्यावरण में शामिल है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, खडिन, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो निम्न का उदाहरण है। देखिए, ये प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं और इनका उपयोग किस चीज में किया जाता है, जैसे अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण, मृदा संरक्षण। तो यहाँ पर यदि इनकी बात की जाए तो ये जल संग्रहण यानी कि पानी को इकट्ठा करने की प्राचीन परंपराएं हैं, जिसमें जो वर्षा का जल होता था उसको संग्रहित करके इकट्ठा रखा जाता था, जिससे भूमि का जल स्तर जो होता है वो बढ़ता है। तो ये प्राचीन परंपरागत संरचनाएं कहलाती हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशी बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोटीन। देखिए, बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता इसमें रहेगी। स्थानीय जैव विविधता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता, एक्स जैव विविधता। तो इसे हम अल्फा जैव विविधता कहते हैं, जो स्थानीय जैव विविधता होती है इसे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा? गृह कार्य, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों का आकलन प्राथमिक स्तर पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति कम से कम जंगलों में 25 वर्षों से रह रहे हैं उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जनादेश जो दिया गया है ये दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इस समय जो फसल होती है उसमें सरसों के पौधे भी देखते हैं और जिनमें काफी अधिक फूल होते हैं और शहद के लिए फूलों का होना जरूरी होता है। तो ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आपको सीटेट और टेट एग्जाम में ये प्रश्न मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता ही है।
तो यहाँ पर इसमें उपयोग किए जाते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोलों का, जिससे मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। आगे अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, रियो डी जेनेरो। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो संरक्षण या औषधीय पौधे से। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक जलवायु परिवर्तन पर से संबंधित है और इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 2 जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। तो यहाँ पर विकल्प 2 इसमें उत्तर होगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? काफी अच्छा प्रश्न है। ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। तो देखिए, ग्रीन मफलर का जो मतलब होता है, ये अधिक आबादी या अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे कि सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्ग के आसपास, यहाँ पर जो भी जगहें होती है, यहाँ पर 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे कि पेड़ जो होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है और इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। आगे लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़े मुहावने का मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस जीव वन्य अभ्यारण्य। तो यहाँ पर ये होगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनवाने के लिए प्रेरित करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है सृजनात्मकता का विकास, रचना कौशलों का विकास और सौंदर्यगत संवेदना का विकास। ऑप्शन थर्ड, जिसमें 1, 2, 3, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है ये तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक इसको स्थान दिया गया है और जिसमें विकल्प नंबर 3 हमारा इसमें उत्तर होगा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही विकल्प ही पहला है, क्योंकि जब एक शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करते हैं तो जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी अधिगम में सम्मिलित होंगी उतना ज़्यादा अधिगम हमारा प्रभावी बनता है, जिसमें हम सुनना, देखना, शारीरिक गतिविधियां, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का कारण क्या है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रवाल भित्तियों के विरंजन से। और अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा, ऑप्शन 4। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे यहाँ सांप खाने की इच्छा होती है, हमारे पास के किसी होटल में जाकर हम लिंग हू फैन खाते हैं। और यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो देखिए, ये एक सांप की बनी हुई डिश है जिसका नाम है लिंग हू फैन। तो यहाँ पर असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र हांगकांग का है, जहाँ पर सांप से बनी हुई डिश को खाना बहुत पसंद किया जाता है। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा चाय, कपास, जूट, रबर। जूट या पटसन जो होता है इसे स्वर्णिम रेशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो है ये
असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां है। तो यहाँ पर है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा अन्य सभी जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, और ठंड से बचाव, स्फूर्ति शक्ति के लिए, या गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होता है, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वैसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा मीठा, पतला पतला, ताजा, पाचक और पौष्टिक, या फिर वसा युक्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाय का दूध जो होता है वो बच्चों के लिए पाचक और पौष्टिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से 2020 तक 60% कमी आई है। गिद्धों की संख्या में कमी आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है? कीटनाशक का अधिक उपयोग होना, पेड़ पौधों को अधिक लगाना, जैविक खाद का प्रयोग अधिक करना, गिद्धों व अन्य देशों की ओर पलायन। तो यहाँ पर कीटनाशक का अधिक उपयोग होना, जिससे गिद्धों की संख्या जो है वो कम हुई। गिद्ध यहाँ पर विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन यहाँ पर नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, थायरॉक्सिन, थायमीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थायमीन जो होता है ये चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है। अब देखिए थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से बेरी रोग जो होता है वो होता है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बंदर का जो निवास होता है वो पेड़ होता है, शेर का निवास गुफा होती है, और चूहे का निवास बिल होता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सकते। यह किसके कारण हो सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कारण है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया क्योंकि अचार में नमक की मात्रा अधिक थी। अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। बर्तन धातु से बना था, अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था, इसलिए अचार जो है वो खराब हुआ। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्र जैसे लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है जिससे कि वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। अब देखिए वो पहाड़ी क्षेत्र के जानवर होते हैं, उनकी गर्दन लंबी होती है, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने बाल का होना, विशालकाय भारी शरीर होना। तो उनके शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं जो कि इन्हें ठंड से बचाव करते हैं, और ऐसा अनुकूलन जानवरों में पाया जाता है। अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी फूल पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया हुआ था? तो देखिए सूर्यमुखी के फूल उसने देखे, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। तो अभिनव किस समय बगीचे में गया? सुबह के समय, शाम के समय, रात के समय, या दोपहर के समय? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह शाम के समय गया था। ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। रक्त की जांच
द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, इससे इसकी उपस्थिति से इसकी पहचान होती है, मलेरिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ पर आज के जो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।